नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, पिछली वाली क्लास में हमने नगर पालिका अधिनियम की धारा 50 तक क्लियर कर चुके हैं और अगली धारा है 51, जिसके अंतर्गत हमारा अध्याय नंबर 3 है और हम कार्य संचालन और वार्ड समिति के अंतर्गत जो भी धारा आती है उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, बात करें अगर हम कार्य संचालक और वार्ड समिति की, तो इसके अंतर्गत धारा 51 आती है, जिसे हम पढ़ सकते हैं कि नगर पालिका की बैठकों के बारे में जो उपबंध दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से उपबंध है जो कि बात करें अगर हम नगर पालिका की बैठकों के बारे में जो दिए हुए हैं उनका एनालिसिस करते हैं। देखिए, सामान्यतः साधारण बैठक 60 दिवस में होनी चाहिए। ठीक है, यानी बात करें अगर हम कि 2 महीनों के अंतर्गत होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए कि 1 वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें। तो इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कि 2 महीनों का अंतराल होगा एक बैठक के मध्य। ठीक है, और अगला है 1/3 सदस्य अध्यक्ष को संकल्प और विनिर्दिष्ट होगा और अधिकतम 7 दिवस के भीतर विशेष बैठक की जाएगी, जिसके अंतर्गत जो अध्यक्ष है उन अध्यक्षों का 1/3 अध्यक्ष है जो कि उन्हें संकल्प दिलवाएगा। अगर अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाए तो मुख्य कार्यपालिका जो कार्य है जो कि या मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है जो कि 10 दिवस के अंतर्गत वह बैठक बुलाएगा। और उस बैठक के अंतर्गत है जो कि नगर पालिका की अगर हम बात करें तो कार्य संचालन जो वार्ड समिति है, इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं पूरा कि 60 दिवस का अंतर होता है, यानी 2 महीनों का गैप होता है एक बैठक के मध्य। ठीक है, और 12 महीनों में 6 बैठकें होती है। ठीक है, तो धारा 51 हम क्लियर कर चुके हैं। और अगली धारा की अगर बात करें तो धारा 52, जिसके अंतर्गत विशिष्ट सदस्यों के अधिकार और कुछ विशेषाधिकार हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि नगर पालिका संपत्ति, नागरिक समस्याओं पर सुझाव देना और नियमों के अधीन अध्यक्ष को प्रश्न पूछना और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सम्यक नोटिस देने के पश्चात बिना फीस नगर पालिका अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, जो विशिष्ट सदस्य हैं उनको ये विशेष अधिकार है। अब इसमें बात करें अगर हम विशिष्ट सदस्य की, तो है जो कि उनका नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वही होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगली धारा 53 है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है। ठीक है, यानी यदि अध्यक्ष है वह अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पारित का मतलब क्या होता है कि अध्यक्ष ही कोई ऐसा कानून के विरुद्ध कार्य कर दे। ठीक है, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी। 1 वर्ष के भीतर नहीं होगी, पद ग्रहण के बाद 1 वर्ष के बाद है जो कि उसके विरुद्ध है जो कि कार्यवाही की जाएगी। और एक बार यानी पुनः 2 वर्ष तक नहीं। ठीक है, एक बार की जाएगी कार्यवाही, 1 वर्ष तक तो कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद दूसरे वर्ष तक कार्यवाही की जाएगी, फिर 2 वर्ष तक कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये है जो कि अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। अगली धारा है 54, जिसके अंतर्गत वार्ड समिति का गठन होता है। ठीक है, यानी 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका में इसमें 1 से अधिक वार्ड होंगे। ठीक है, अगर वार्ड समिति 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली है तो इसमें वार्ड अधिक होंगे। ठीक है, इसमें वार्ड 1 से अधिक होंगे। और सदस्यों की अगर बात करें तो वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाला यानी नगर पालिका और मनोनीत और अधिकतम है जो कि 5 सदस्य। और एज लिमिट की अगर बात करें तो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए उनकी एज। ठीक है, अगर एक ही वार्ड हो तो सदस्य अध्यक्ष होगा। ठीक है, और 2 या अधिक वार्ड हो तो 1 अध्यक्ष और चुनाव जो प्रथम बैठक होगी। ठीक है, और अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा
और अध्यक्ष अगर सदस्य न रहे तो वह पद रिक्त कर देगा और अध्यक्ष बीच में पद खाली करे यथा अध्यक्ष शेष कार्यकाल के लिए, तो वार्ड समितियों की अवधि नगर पालिका की अवधि के समान होगी और वार्ड समितियों के कार्य नगर पालिका निर्धारित करेगी। ठीक है, और गणपूर्ति अध्यक्ष सहित उनके सदस्य होंगे। अगली धारा है 55, जिसके अंतर्गत जो वार्ड की समितियां हैं, ठीक है, उनके कितने भाग हैं, किस प्रकार उनका गठन होता है, इनके बारे में समझ लेते हैं। प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति होगी। ठीक है, प्रत्येक नगर पालिका में गठन होता है। एक तो होता है नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, दूसरा नगर पालिका का उपाध्यक्ष और तीसरा ये तो हमेशा होता है कि उनका विपक्ष नेता। ठीक है, तो इस प्रकार है जो कि संपूर्ण नगर पालिका का गठन होता है। अगली धारा की अगर बात करें तो इसमें है जो कि धारा 55 के ही कुल सदस्य दे रखे हैं हमें। देखिए, हाँ, नगर निगम नगर परिषद के मामलों में निर्वाचित महिला सदस्यों में 2 सदस्यों सहित 7 सदस्य होंगे। ठीक है, और नगर पालिका में 5 सदस्य और अधिकतम नगर पालिका बोर्ड तय करेगी। ठीक है, और अधिकतम है जो कि 5 सदस्य होंगे। ये प्रश्न आप इम्पोर्टेंट समझना कि नगर पालिका में अधिकतम कितने सदस्य होंगे। तो एग्जामिनर इस प्रकार प्रश्न पूछेगा कि नगर पालिका में अधिकतम सदस्य होते हैं 3, 6, 5 और 4। तो आपको सही करना है कि नगर पालिका में अधिकतम सदस्य की संख्या 5 होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी समिति का पदेन सचिव होता है। कार्यपालिका समिति के अतिरिक्त अधिकतम 10 सदस्य से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो कार्यपालिक समिति होती है उनके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अधिकतम 10 सदस्य होती है और उन सदस्यों को मिलाकर एक समिति का गठन होता है। ठीक है, अलग अलग समितियां होती है। पहली समिति है वित्त समिति, दूसरी है अपराध शमन और समझौता समिति, तीसरी होती है स्वास्थ्य और स्वच्छता की समिति, तीसरी होती है नियम उपनियम उपविधियाँ। ठीक है, पांचवी होती है भवन और समिति और छठी होती है अनुजा संक्रम और सातवीं होती है एक अन्य समिति। ठीक है, जिसके अंतर्गत नगर निगम होते हैं वो क्योंकि 8 अधिकतम होते हैं उनके सदस्य और नगर परिषद के 6 होते हैं और नगर पालिका में कुल 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, और अगली है गंदी बस्ती का सुचार करना। तो अलग अलग जगहों में नगर पालिका में इस प्रकार है जो कि समितियां गठित की जाती है। ठीक है, इन समितियों के आधार पर है जो कि उनका विश्लेषण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चीज़ आप लिख लेना कि बात करें अगर हम नगर पालिका की तो राज्य सरकार कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधिक समितियों को गठित करेगी। ठीक है, नगर पालिका गठन की विकल्प 90 दिवस यानी 3 महीनों के गठन के अंतर्गत होगा। अगली धारा है 56, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे। ठीक है, जो भी समिति है उन समिति के जो भिन्न व्यक्ति है वो उन समिति में कब कार्य कर सकेंगे। ठीक है, उनके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो देखिए, नगर पालिका आधे सदस्य यानी कम से कम संकल्प प्रस्तुत करे और कार्यपालक समिति को छोड़कर धारा 55 के अधीन किसी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, और समिति की 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो वो भिन्न व्यक्ति है नगर पालिका में, उनके लिए ये कार्यों के महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो धारा 57 जिसके अंतर्गत जो समिति होती है। ठीक है, पिछली धारा में हमने पढ़ा था कि एक समिति होती है, उन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, वो किस प्रकार से होते हैं। एक तो होता है कि अगर अध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष, वो भी पदेन। और सदस्यों को अध्यक्ष के रूप में कार्य करना होगा, नगर पालिका स्वयं ये निर्धारित करेगी। और समिति जिसका न पदेन अध्यक्ष और न नगर पालिका द्वारा, तो वो सदस्यों के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होगा। अध्यक्ष पदेन या अनुपस्थित हो तो सदस्यों में बैठक का अध्यक्ष
कार्य संचालन करेगा। ठीक है। अगली धारा है 58, जिसके अंतर्गत बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। नगर पालिका की किसी समिति की साधारण बैठकों में 2 माह के भीतर ऐसी प्रक्रिया अनुसार संचालित की जाएगी। ठीक है। किसी समिति का अध्यक्ष 15 दिवस से अधिक की कालावधि के लिए अनुपस्थित रहा है तो उसकी अनुपस्थिति में नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुला सकेगा। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, समितियां जैसा वे उचित समझे अपनी बैठक कर सकेगी और उन्हें स्थगित भी कर सकेगी। ठीक है। नगर पालिका के अध्यक्ष या समिति के कम से कम 2 सदस्य के लिखित अनुरोध पर 2 दिवस के बाद नहीं हो सकेगी और समिति की विशेष बैठक बुलाएगा। और ये चीज़ भी आप नोट कर लेना कि समिति की बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आधे सदस्य उपस्थित ना हो। ठीक है। अगली धारा है 59, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगर पालिका की अध्यक्षाओं द्वारा उनका अनुपालन करना। वार्ड समिति प्लस प्रत्येक समिति नगर पालिका के अनुदेश पर कार्य करेगी और समिति या फाउंड वे नगर पालिका बजट या अनुपूरक बजट। ठीक है। और आगे हम देखें कि नगर पालिका कोई भी वितरण लेखा मांग सकती है और वार्ड समितियां धारा 54-55 के कार्य आदेश और नगर पालिका के अधीन होंगे, उनकी अपील भी की जा सकेगी। ठीक है। अगली धारा है 60, जिसके अंतर्गत वार्ड समिति के सामान्य कुछ कर्तव्य भी होंगे। ये भी कर्तव्य आपको याद रखने होंगे। अपशिष्ट प्रबंध, स्वच्छता स्कीम तैयार करना, लोगों के समूहों में सामंजस्य और एकता और सामाजिक कल्याण, कला संस्कृति, टैक्स फीस रकम संग्रहण और वार्ड में उद्यान करना और स्ट्रीट लाइट और अन्य कर्तव्य नगर पालिका के समुदेशित होते हैं। ठीक है। अगली धारा है 61, शक्तियाँ, कर्तव्य और कर्तव्य जो प्रतियोजित किए जा सकेंगे, यानी नगर पालिका प्रतियोजित कर सकती है जो उनके कर्तव्य यानी कार्य है। और अध्यक्ष रिक्त या उपाध्यक्ष नहीं हो तो सदस्य को कार्यभार सौंपा जाएगा। SC ST OBC महिला तब उसी वर्ग का सदस्य माना जाएगा। ठीक है। अगली धारा की अगर हम बात करें तो 62, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि नगर पालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहियाँ उनके अध्यक्षों के द्वारा निर्हरत आदि के कारण दुमित नहीं होती है। ठीक है। यानी अगर कोई सदस्य अध्यक्ष पीठासीन या फिर पीठासीन का निर्वाचन नियुक्ति में त्रुटि है तो समिति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर अध्यक्ष सदस्य या निर्वाचित रद्द वह कार्य बंद कर देगा परंतु उसके द्वारा किए गए कार्य अविधि मान्य नहीं होंगे। ठीक है। अगली धारा है 63, जिसके अंतर्गत नगर पालिका द्वारा उपगत यानी समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगर पालिका निधि दायी होना। ठीक है। NP द्वारा उपगत समस्त खर्चों तथा व्यय। ठीक है। खर्च और व्यय यानी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य नगर पालिका द्वारा किए गए करार संविदा के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे और किसी धन के दुर्विनियोग के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सदस्य इस अधिनियम के अधीन कार्यपालिका शक्ति प्रदान नहीं की गई हो तो उत्तरदायी होगा। ठीक है। अगली धारा है 64, जिसके अंतर्गत नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी भी संविदा में हित नहीं रखना, यानी नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति
भी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हित रखता हो वह भागीदार होगा। ठीक है, किसी भी रूप से ये चीज़ नोट कर लेना आप। यानी नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित रखता हो तो वो भागीदार माना जाएगा। ठीक है, अगली धारा है 63, जिसके अंतर्गत नगर पालिका के साथ किसी संविदा आदि हित रखने वाला सदस्य अधिकारी या कर्मचारी के लिए शासित है, उनके लिए क्या है कि 5,000 रुपये का जुर्माना। ये चीज़ नोट कर लेना आप। ठीक है, और ये धारा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और अगली धारा है 66, जिसके अंतर्गत सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। यानी नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य अधिकारी सेवक या फिर नगर पालिका कर्मचारी नगर पालिका के टेक्स्ट के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार यानी पट्टेदार सेवक आईपीसी की धारा 1860 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। 1860 का केंद्रीय अधिवेशन संख्या 45 है। ठीक है, अगली धारा है 67 और अध्याय नंबर 4 तक हम पहुंच चुके हैं। और नगर पालिका के जो बात करें नगर पालिका की संपत्ति है उनके बारे में धारा 67 से 75 तक दी हुई है। और ये धारा इम्पोर्टेंट भी है और आपको नोट भी करनी है। ठीक है, ये धारा आपको नोट भी करनी है। कौन सी धारा? 67 से 75 के मध्य। ठीक है, एग्जामिनर पूछेगा कि नगर पालिका की संपत्ति की अधिकार संबंधी धारा कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखनी है कि धारा 67 से 75 तक। ठीक है, चलते हैं आगे। यानी संपत्ति अर्जित करने और धारण करने की शक्ति है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नगर पालिका सीमाओं के भीतर या बाहर दान क्रय अन्यथा जंगम तथा स्थावर संपत्तियों के रखने का उन्हें अधिकार है। और अगली धारा है 68, जिसके अंतर्गत संपत्ति निहित होना यानी समस्त सार्वजनिक भूमि, ठीक है, और सार्वजनिक प्रकोटे द्वार बाजार वेधशालाएँ नहीं है, या वेधशालाएँ कर देना। ठीक है, वेधशालाएँ और समस्त कार्य सार्वजनिक तालाब है। यानी ऐसी समस्त संपत्ति जिसका राज्य सरकार ने विशेष अधिकार से आरक्षित नहीं की हो तो नगर पालिका में निहित होगी। ठीक है, और राज्य सरकार चाहे तो किसी सार्वजनिक भूमि को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर पुनर्ग्रहण हेतु उनकी समक्ष होगी। ठीक है, अगली धारा है 69, जिसके अंतर्गत करार विनिमय पट्टा अनुदान आदि द्वारा नगर पालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन किस प्रकार किया जाता है। नगर पालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किस प्रकार कार्य कर सकती है। नहीं, कोई स्थावर संपत्ति या फिर करार द्वारा विनिमय द्वारा कोई संपत्ति अर्जित कर सकेगी और स्थावर संपत्ति भाड़े पर या पट्टे पर ले सकेगी। और नगर पालिका दानदाता से कोई अनुदान या फिर समर्पण चाहे आय के रूप में या कोई जंगम स्थावर संपत्ति के रूप में या जो कि अर्जन कर सकता है। और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 या फिर भारतीय न्यास अधिनियम की अगर बात करें तो 1882 सर्जित किसी न्यास का हितकारी होना विधिपूर्ण होगा। ठीक है, और अगली धारा है 17, जिसके अंतर्गत हमें दिया है कि भूमि का अनिवार्य अर्जन। जब कोई भूमि या भूमि में अधिकार चाहे वे नगर पालिका की सीमाओं के भीतर या नगर पालिका या फिर बाहर नगर पालिका के अनुरोध पर उसकी ओर से भूमि अर्जित कार्यवाही होगी या फिर कार्यवाही करेगी। यानी जब कोई भी भूमि या भूमि अधिकार चाहे वे नगर पालिका की सीमाओं के भीतर हो या बाहर हो, यानी नगर पालिका के अनुरोध पर ही उसकी भूमि पर अर्जित कार्यवाही होगी, अन्य कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। ठीक है, और ये धारा 17 तक हमने एनालिसिस कर चुके हैं यानी पढ़ चुके हैं। और अगली धारा है हमारी रहेगी 71, जिसके अंतर्गत हम नगर पालिका अधिनियम की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो कंप्लीट कर सकेंगे। देखिए,
हम बात करें 8 क्लासों के अंतर्गत है जो कि हमने नगर पालिका अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं कंप्लीट की है। ठीक है, तो इन धाराओं को आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना। ठीक है, और नोट्स बनाकर एक बार आप इन वीडियोज़ को देख लेना। ठीक है, और आप अगर कहेंगे तो मैं इन वीडियोज़ की PDF भी डाल दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम पर। और एक बार आप इन वीडियो को सुनना, पढ़ना। ठीक है, और दोबारा आप चाहो तो मैं जो PDF डालूँगा उनका प्रिंट निकाल लेना, या फिर अपने हाथ से नोट्स बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अपना B पार्ट है जो कि पूरी तरीके से निचोड़ निकाल कर हमने आपके सामने रख दिया है। अब पढ़ना आपके हाथ में है। ठीक है दोस्तों, तो नगर पालिका अधिनियम का B पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।